नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। एपिसोड 33 में हम लोग FST 001 के इकाई 26 के आगे का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकाई 26 संचार प्रणालियाँ। पिछली इकाई में आपने राष्ट्रीय विकास में संचार माध्यमों की भूमिका के बारे में पढ़ा था। इस इकाई में हम जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और हमारे देश की विशाल जनता तक संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के भूमिका की चर्चा करेंगे। हम सूचना प्रौद्योगिकी के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पड़े प्रभावों की भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूचना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग अलग देशों के लोगों के बीच सही संचार हो तो ज्ञान में भागीदारी और समझ बढ़ाने के साधन के रूप में सूचना का प्रयोग हो सकता है। आज सूचना इकट्ठी करने और दूसरों तक पहुंचाने का काम मुट्ठी भर अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के हाथ में है। इससे सूचनाओं के आदान प्रदान में बराबर की हिस्सेदारी नहीं हो रही है। इसलिए विश्व में नई सूचना व संचार प्रणाली की जरूरत है। इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना और ज्ञापन की संतुलित तथा बराबर की हिस्सेदारी संभव हो सकेगी। हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में नई व्यवस्था की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी राष्ट्रीय संचार व्यवस्था में सुधार के तरीकों की चर्चा करेंगे, जिससे देश में मिलीजुली संस्कृति का और हमारी जनता के अलग अलग समूहों और वर्गों के बीच बेहतर समझ और विकास कायम हो सके। 26.2 जनसंचार। विकास में संचार माध्यमों की भूमिका के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर बिल्वर राम विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष के रूप में भारत में सूचना के ढांचे के विकास और भारतीय जनसंचार संस्थान की आवश्यकता को बताते हुए भारत में उसकी स्थापना के लिए बुलाए गए थे। उन्होंने 1962 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। बाद में श्री राम ने इस भेंट के बारे में निम्नलिखित विचार प्रकट किए। उस दोपहर को पंडित नेहरू बहुत खुश और मौज में थे। उन्होंने मुझसे पूछा, यह जनसंचार है क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में ज़्यादा समझता हूँ। मैंने कहा, लेकिन आप तो भारत के मुख्य जनसंचारक हैं। मैंने हजारों लोगों की भीड़, किताबों और प्रसारणों की बात कही। उन्होंने अपने सिर को पीछे किया और हंस पड़े। ओह, तो इसे ही जनसंचार कहते हैं? मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा बहुत समझता हूँ। नेहरू जी ने अपने भाषणों के आदि में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और लाउड स्पीकरों के बिगड़ जाने का काफ़ी मजाक उड़ाया, जो या तो शुरू में ही काम नहीं करते थे या उनके लंबे भाषणों के बीच में ही खराब हो जाते थे। इसके बाद जो उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं भूल सका। पंडित जी ने कहा कि इससे हमें संवाद में मदद मिलेगी। बाद में बिल्वर राम ने इससे हमें संवाद में मदद मिलेगी शब्दों को रेखांकित किया। ये शब्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भारतीय समाज में अंतर्वैयक्तिक संचार और बहुत बड़ी आबादी तक संवाद को ले जाने यानी जनसंचार के उद्भव की ओर संकेत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जन संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे रेडियो और टेलीविज़न के बिना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सामाजिक समूहों में होने वाली बातचीत से शुरू हुई थी। उदाहरण के लिए हमारी ग्राम पंचायत पहले भी और आज भी संचार का केंद्र रही है। इसी तरह पूजा स्थलों में हुई श्रद्धालुओं की बैठकें या विशेष मौक़ों पर हुए सत्संग आदि भी लंबे समय से संचार के केंद्र बने रहे हैं। मेलों और उत्सवों में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर अलग अलग विषयों पर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। 26.2.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आज़ादी की लड़ाई में संचार की भूमिका के बारे में पिछली इकाई में संक्षेप में बताया गया था। यहाँ इतनी बात कहना जरूरी है कि हमारे देश के सबसे बड़े संचारक गांधी जी थे। हम में से जिन लोगों ने उनकी प्रार्थना सभाओं में भाग लिया है वे बता सकते हैं कि लोगों के दिमाग पर इन सभाओं में दिए गए उनके भाषणों का कितना गहरा असर पड़ता था। सामान्यतः वे एक प्रभावी जनवक्ता नहीं थे। वे शब्द आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनकी भाषा और मुहावरों का प्रयोग आम हिंदुस्तानी की तरह था। वे श्रोताओं को अपने विचारों में शामिल करते थे। ऐसा नहीं लगता था कि वे उन पर कोई विचार थोप रहे हों। सबसे बड़ी बात है कि वे मन की गहराई से और सारी मानव जाति के कल्याण की चिंता को ध्यान में रखकर बात करते थे। जनता के साथ
उनकी बातचीत में निष्ठा और सादगी झलकती थी। गांधी जी का संदेश देश भर में पहुंचा था और सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने हर स्तर के स्त्री और पुरुष को शामिल किया। 1930 के नमक सत्याग्रह की ही बात लें तो नमक हर घर में खाया जाता है। गांधी जी ने नमक कर के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने और समुद्र के पानी में नमक बनाने का फैसला किया। यह संचार में एक अनूठा तरीका था। 26.2.2 जनसंचार के आधुनिक माध्यम। आज जबकि हमारे देश में अंतर्वैयक्तिक संचार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है, हमारी संचार प्रणाली भी काफ़ी विकसित हो चुकी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और अलग अलग भाषाओं के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और फिल्में जनसंचार के माध्यम हैं। हर माध्यम की अपनी एक भूमिका होगी जिसकी आगे हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आकाशवाणी का इतिहास लगभग 60 वर्षों का है। 91 प्रसारण केंद्रों और 167 ट्रांसमीटरों के जरिए इस समय आकाशवाणी के प्रसारण देश के लगभग 95% जनता तक पहुंचते हैं। छठे दशक के शुरू में ट्रांजिस्टर क्रांति के कारण रेडियो प्रसारणों का काफ़ी प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि सस्ते और एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकने वाले रेडियो रिसीवर उपलब्ध हैं। सभी ट्रांसमीटर हर रोज़ 1500 घंटे से ज़्यादा समय के कार्यक्रम सभी राष्ट्रीय भाषाओं और कई बोलियों में देते हैं। 60 से ज़्यादा केंद्र महिलाओं और ग्रामीणों के लिए अलग से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। बहुत से केंद्र युवाओं, बच्चों और दूसरे विशेष वर्गों के लिए भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। क्योंकि अब रेडियो के लिए लाइसेंस नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि देश में रेडियो सेटों की संख्या कितनी है। अनुमानतः इस समय भारत में 5 करोड़ के लगभग रेडियो सेट हैं। आकाशवाणी का दावा है कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उसके कार्यक्रम सुनते हैं। रेडियो सेट अपेक्षाकृत सस्ते हैं और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में सेट बिजली से न चलकर सेलों से चलते हैं। इन सब कारणों से आकाशवाणी देश में जनसंचार का सबसे व्यापक माध्यम है। दूरदर्शन। टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में छोटे से प्रायोगिक ढांचे से हुई थी। इसके प्रसारण एक घंटे के एक सप्ताह में केवल 2 बार आते थे। 1972 तक केवल नई दिल्ली में देश का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था। इसके कार्यक्रम दिल्ली के लगभग 60 किलोमीटर की परिधि तक देखे जा सकते थे। 1973 और 1974 में बम्बई, श्रीनगर और अमृतसर में दूरदर्शन केंद्र बने, किंतु भारत में टेलीविज़न का विकास 1975 से तेज हुआ जब कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र खोले गए। अधिक महत्व की बात यह थी कि इस वर्ष भारत में पहली बार दूरदर्शन के कार्यक्रम उपग्रह के जरिए भेजे जाने लगे। उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई पड़ता है, क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर उतना ही समय घूमने में लगाता है जितना समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में लगाती है। भूकेंद्र से टेलीविज़न के कार्यक्रम उपग्रह को भेजे जाते हैं। टेलीविज़न कार्यक्रमों को प्राप्त करने के बाद उपग्रह वापस उन्हें पृथ्वी की ओर भेज देता है, जिससे ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। चूँकि ये कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित थे, इसलिए इस सारी व्यवस्था को साइट या उपग्रह शिक्षण टेलीविज़न प्रयोग नाम दिया गया। इन कार्यक्रमों को देश के 6 राज्यों में लगाए गए विशेष सेटों के जरिए ही देखा जा सकता था। हर राज्य में लगभग 400 सेट लगाए गए थे। इन राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। एक खास बात यह भी थी कि ट्रांसमीटरों की और टेलीविज़न सेट लगाने की और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को दी गई। यह पूरा प्रयोग एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह बहुत ध्यान से मॉनिटर और प्रस्तुत किया गया था। इसलिए भाषा के प्रयोग, कार्यक्रमों के विषय के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। टीवी के विस्तार में दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि नवंबर 1982 में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण थी। इसके द्वारा देश के बहुत से इलाकों के लोगों को इन खेलों को देखने का मौका मिला। इसके लिए देश भर में 20 कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित किए गए। देश में टीवी के प्रसारण को बढ़ाने के लिए एक उपग्रह से मदद ली गई। इसी साल पहली बार टीवी से रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। अगस्त 1983 में भारत ने अपना
बहुउद्देशीय इनसेट 1B उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। इस उपग्रह को छोड़ते समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अपना उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं और अपने टेलीविज़न नेटवर्क का विकास करके हम टीवी द्वारा जहां एक ओर लोगों का मनोरंजन करेंगे, वहीं उनकी दुनिया के बारे में जानकारी भी बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय नेटवर्क व्यवस्था में रेडियो और टेलीविज़न राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए आदर्श संचार माध्यम है। फिल्में भी संचार का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हम हर साल लगभग 800 फिल्में बनाते हैं। संभवतः दुनिया की सभी देशों से ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। भारत सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार दर्शन, समाचार पत्रिका और वृत्त चित्र आदि तैयार करता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र व्यावसायिक फिल्में भी बनाता है। कहने को तो व्यावसायिक फिल्में सामाजिक विषयों पर होती हैं, लेकिन वास्तव में उनमें केवल हल्का फुल्का मनोरंजन ही होता है। कुछ देर के लिए लोग भले ही हिंसा, मारधार और कामुकतापूर्ण दृश्यों से आकर्षित होकर उन्हें देखने चले जाएं, लेकिन उनसे किसी तरह के सामाजिक बदलाव और जागरूकता की आशा नहीं की जा सकती। यह बात विवादास्पद हो सकती है और इस बारे में आपका अपना नज़रिया हो सकता है। इसके अलावा फिल्मों के देश के ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाने में एक बड़ी बाधा यह है कि देश में सिनेमा घरों की संख्या बहुत सीमित है। इस समय पूरे देश में केवल 12,000 सिनेमा घर हैं। 80 करोड़ आबादी वाले देश के लिए निश्चय ही यह संख्या बहुत कम है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। हमारी संचार व्यवस्था में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1984 में विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या लगभग 22,000 थी तथा इसका वितरण कुल 60 लाख था। लेकिन संचार व्यवस्था में समाचार पत्रों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो केवल पढ़े लिखे लोग समाचार पत्रों की सूचनाओं को अनपढ़ लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरे, दूर दराज के इलाकों में इन्हें पहुंचाने की व्यवस्था अभाव में इन्हें प्राप्त करना मुश्किल होता है। अभी तक समाचार पत्रों की पहुंच ज़्यादातर महानगरों और शहरी इलाकों तक सीमित है, परंतु हमारे समाज में छपे हुए शब्दों की विश्वसनीयता बहुत अधिक है। इस बारे में यहाँ के लोगों में समझदारी के बजाय भोलापन ही अधिक दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे दावा करते हैं कि जनता इनमें छपी खबरों पर विश्वास करती है। शायद इस बात को बहुत से लोग स्वीकार न करें, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र अपने पाठकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज खबरें छापते हैं। इससे संभवतः उन्हें व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन खबरों और विचारों को समझने में मदद नहीं मिलती। 26.2.3 भारतीय संदर्भ में जनसंचार के प्रभावशाली माध्यम। उपयुक्त संदर्भ में भारत में सूचना और संचार की सबसे प्रभावशाली और उपयुक्त व्यवस्था क्या है? शायद इसका सबसे सरल उत्तर यही होगा कि हर एक संचार माध्यम को जनता के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचना चाहिए और मनोरंजन करने के अलावा इसकी कुछ सामाजिक उपयोगिता भी हो। यह बात निश्चय ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जबकि संचार माध्यमों का तेजी से विस्तार हो रहा है, इसमें असंतुलन और असमानता दिखाई देती है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों पर दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा संचार माध्यम की अधिक सुविधाएं दी गई है। बिहार और उड़ीसा जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में संचार माध्यम की सुविधाएं काफ़ी कम हैं। भारत में शहरी और देहाती आबादी में बहुत अंतर है। ज़्यादातर संचार माध्यम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में है। रेडियो और टेलीविज़न सेट तथा समाचार पत्र और फिल्में बहुत बड़ी संख्या में शहरों में ही एकत्रित हैं। भारत के देहातों में रहने वाली 70% आबादी को इन समाचार माध्यमों का बहुत कम लाभ मिल पाता है। इन संचार माध्यमों के कार्यक्रमों, लेखों और विषयों का बहुत बड़ा भाग शहरी आबादी के बारे में होता है। हमारा यह अनुभव है कि आदर्श संचार व्यवस्था वही हो सकती है जिनमें जनसंचार और अंतर्वैयक्तिक संचार माध्यमों का मिश्रण हो। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सन 1956 में महाराष्ट्र राज्य में आकाशवाणी ने यूनेस्को द्वारा प्रायोजित रेडियो रूरल फोरम नाम से एक प्रयोग शुरू किया। इस प्रयोग के तहत बहुत से गांवों में
कई संगठन बनाए गए। इन संगठनों में कुछ उत्साही किसानों को शामिल किया गया। उन्हें आकाशवाणी पुणे केंद्र द्वारा किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों का प्रसारण सुनाया गया। इसमें भाग लेने वाले किसानों ने उन कार्यक्रमों के विषयों पर चर्चा की और आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने पुणे प्रसारण केंद्र को अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी। इस विषय में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इन कार्यक्रम ने लोगों के मन में जागृति पैदा की। इसके द्वारा उनमें सद्भाव और विश्वास की झलक दिखाई दी और इस विषय में उनके मन में जिज्ञासा की भावना पैदा हुई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी किसान समान स्तर पर एक जगह पर इकट्ठे होकर कार्यक्रम में भाग लिया। गांव वालों के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। पहली 2-3 बैठकों के बाद ही उनकी पुरानी परंपरा एकदम समाप्त हो गई, जिसके अनुसार केवल बड़े बूढ़े या तथाकथित प्रतिष्ठित लोग ही ऐसी चर्चाओं में भाग ले सकते थे। 26.3 जनसंचार में प्रौद्योगिकी उन्नति। जनसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने 2 तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले तो हम देखते हैं कि अतीत में संचार की क्या स्थिति थी और आज उसकी क्या संभावनाएं हैं। 26.3.1 अतीत में संचार की स्थिति। हम में से जिन लोगों को शहरी क्षेत्रों से बहुत दूर दराज के गांवों में रहने का अनुभव है, वे लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि गांव की सड़कें इतनी खराब होती हैं कि उन पर बरसात के मौसम में चलना भी दुभर होता है। वहां की डाक सेवा बहुत अनियमित होती है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेलीफोन की सुविधा की तो बात भी नहीं की जा सकती और वहाँ ऐसे लोग भी कम ही मिलते हैं जो पढ़ लिख सकते हों। ऐसे गांवों का बाहरी दुनिया के साथ संपर्क का जरिया क्या हो सकता है? शायद इसका उत्तर यही हो सकता है कि यह काम रेडियो और प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा होता होगा। यहाँ रेडियो भी हर घर में नहीं होता। ऐसी स्थिति में आश्चर्य नहीं कि लोग अंतर्मुखी हो जाएं और अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में उदासीन या भाग्यवादी बन जाएं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे जैसे विकासशील देश के लिए ऐसी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। क्या आज की भी यही स्थिति है? आज इस स्थिति में बदलाव आ रहा है। हमारे अधिकांश गांवों में पंचायत घरों और स्कूलों जैसी अपनी संस्थाएं हैं जो कभी कभी सामुदायिक केंद्रों का काम भी करती हैं। इनमें से बहुत सी संस्थाओं में टेलीफोन की सुविधा भी हो सकती है और जहां बिजली हो वहां सामुदायिक केंद्र में या कुछ एक घरों में टीवी सेट भी हो सकते हैं। फिर भी यहाँ की संचार व्यवस्था में लोक संगीत, लोक नाटक और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने की अंतर्वैयक्तिक संचार व्यवस्था जैसी संचार के परंपरागत रूपों का प्रभुत्व है। इन परंपरागत माध्यमों का उपयोग आर्थिक विकास और सामाजिक जागरण के लिए किया जा सकता है। 26.3.2 संचार क्रांति। ऐसी ही पृष्ठभूमि में हमारे देश में संचार क्रांति की शुरुआत हो रही है। हाल ही के वर्षों में गांव के उन लोगों ने जिनके पास दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने की सुविधा है, दूरदर्शन के पर्दे पर मानव के चांद पर उतरने के टीवी प्रसारण को देखा होगा। वे दूरदर्शन द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण से भली भांति परिचित हैं। दूसरे शब्दों में, वे राजधानी में होने वाले कार्यक्रमों को उसी समय देख सकते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों को देखने वाले लोग शायद ही उपग्रह के माध्यम से प्रसारण के तरीके के बारे में जानते हों जिसके द्वारा यह संभव होता है। उपग्रह के द्वारा संचार प्रौद्योगिकी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आवाज को बहुत दूर तक प्रेषित करने के साथ इसने संचार, टेलीफोन, तार आदि के प्रेषण में भी क्रांति ला दी है। आज हम भारत के शहरों से न केवल अपने देश के भीतर बल्कि दूसरे देशों के शहरों में किसी भी व्यक्ति को बिना ऑपरेटर की मदद के सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन कर सकते हैं। हम अब लेह, पोर्ट ब्लेयर और आइजोल जैसे समुद्र या दुर्गम क्षेत्र की वजह से कटे हुए दूर दराज स्थानों से उपग्रह संचार व्यवस्था द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सन 1975-76 में हमारे देश में उपग्रह शिक्षण टेलीविजन प्रयोग साइट अमेरिका द्वारा 1978 में अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह की मदद से ही संभव हुआ था।
भारत सरकार ने सारे देश में संचार नेटवर्क के विस्तार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह का कार्यक्रम शुरू किया। 1982 में पहला इनसेट 1 अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। फिर 1983 में इनसेट 1 भी छोड़ा गया और 1988 में 1C अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इन उपग्रहों के माध्यम से देश भर में संचार व्यवस्था का जाल बिछा दिया गया। इसके अलावा मौसम विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, दूर संचार और अनुसंधान के कामों में इससे लाभ उठाया जा सका। कंप्यूटर संचार प्रौद्योगिकी का एक सबसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है कंप्यूटर। कंप्यूटर की शुरुआत एक परिकलन मशीन के रूप में हुई थी। आज इसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहते हैं। इसके उपयोग के क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। अतः कंप्यूटर लगभग सभी तरह का डाटा बहुत अधिक संख्या में प्राप्त करता है, उसे जमा करके रखता है और उसका विश्लेषण करता है। यह बहुत तेजी से कितनी ही बड़ी सूचना को संसाधित कर सकता है। कंप्यूटर इसे दिए गए संदेशों या आदेशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, इसे घटा या बढ़ा सकता है, उन्हें फाइल कर सकता है तथा उन्हें क्रम से लगा सकता है। इसके अलावा वह अपनी ओर से संदेश के रूप में उत्तर भी दे सकता है। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा हम किसी भी विषय में किसी भी तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर निर्माण की नई प्रौद्योगिकी के आने से अब कंप्यूटरों की कीमतें बहुत कम हो गई हैं और अब इनका कार्यालयों और घरों में भी प्रयोग किया जाने लगा है। मोटे तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और उपग्रह के एकीकृत प्रयोग ने संचार माध्यम में नई क्रांति ला दी है। इन तीन ने मिलकर प्रसारण, टेलीफोन व्यवस्था, व्यापारिक कार्यविधि और यहाँ तक कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को भी पूरी तरह बदल दिया है। 26.4 आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। यह बात एकदम स्पष्ट है कि जो समाज पूर्ण निर्दिष्ट उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा, उस समाज की अपनी एक पूर्णतया अलग सामाजिक और आर्थिक पद्धति होगी। यह एक पूरी तरह से बदला हुआ समाज होगा जिसका रहन सहन का ढंग बिल्कुल अलग होगा। इसका प्रभाव केवल उद्योग, प्रशासन, सरकारी संस्थाओं और सामाजिक सेवाओं पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उस समाज के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से आज समाचार पत्रों के कई संस्करण साथ साथ कई शहरों में प्रकाशित हो रहे हैं। कंप्यूटरों की सहायता से रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों में आरक्षण किया जा रहा है और आरक्षण की सूचना को प्रतिक्षण सुधारने की भी व्यवस्था है। किसी देश के डॉक्टर घर बैठे दूसरे देश के मरीजों का इलाज कर सकते हैं। लोग अपने कार्यालयों में बैठे बैठे अन्यत्र आयोजित होने वाले सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं। आज इस प्रकार की बहुत सी आश्चर्यजनक बातें संभव हो गई हैं। हमने इससे पहले खंड 3 में बताया था कि कैसे संचार व्यवस्था और दूरस्थ नियंत्रण उपायों द्वारा अंतरिक्ष यान को चांद पर उतारा जा सकता है और फिर वह चांद की मिट्टी का नमूना लेकर वापस पृथ्वी पर लौट सकता है। यह सब काम स्वचालित नियंत्रण द्वारा होते हैं। उन्नत देशों में कई कारखाने यंत्र मानव द्वारा स्वचालित होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संचार के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह उन्नत संचार प्रौद्योगिकी सभी देशों के लिए और विशेष रूप से हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से लाभदायक है। आज भी हमारे पास यह विश्वास करने का कारण मौजूद है कि उन्नत देशों का न केवल संचार प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार है, बल्कि उनके पास ऐसे साधन हैं कि वे इसे विकृत कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा किसी देश में कुछ लोगों के पास ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने के ज़्यादा साधन हैं, वे इनसे दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस कारण अमीर और गरीब के बीच की दूरी और अधिक हो जाएगी। इसका एक साधारण सा उदाहरण टीवी या दूसरे जनसंचार माध्यमों के द्वारा विज्ञापन का है। इसके द्वारा ऐसी चीज़ों की मांग पैदा हो जाती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती और इससे सतही पाश्चात्यकरण की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो छोटी कंपनियां विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, वे बड़ी कंपनियों से पीछे रह जाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का हमारी परंपरागत संचार व्यवस्था पर
क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में भी विचार करना होगा। दूसरे शब्दों में, इस नई संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारी परंपरा और संस्कृतियों पर क्या पड़ेगा। हमारे देश में संचार के पारंपरिक रूपों का उपयोग अंधविश्वासों, दकियानुसी विचार और अवैज्ञानिक मनोवृत्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। ये तरीके प्रभावशाली भी पाए गए हैं और लोग इन्हें स्वीकार करने को तैयार भी हैं, क्योंकि वे पहले ही इनसे परिचित होते हैं। पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से समझाने के तरीके को अपनाते हैं। वे अपनी बात कलात्मक और परिचित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे उदाहरणों की हमारे यहाँ भरमार है, जहाँ सामाजिक बुराइयों के विरोध में या उन्नत किस्म की खेती, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण के लिए अभियान चलाने के लिए गीतों, नाटकों, सामूहिक नृत्यों का सहारा लिया जाता है। 26.5 विश्व की नई सूचना और संचार व्यवस्था। यह बात एकदम स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न देशों के लोगों के बीच संचार के माध्यम के रूप में सूचना वहां के लोगों को समझने और जानकारी ग्रहण करने का अच्छा साधन है। इसके द्वारा विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझकर परस्पर भाईचारे की भावना का विकास किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए सूचनाओं को समान रूप से बहुआयामी और बहुमुखी बनाकर प्रसारित करना होगा। दूसरे शब्दों में, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, पुस्तकों और फिल्मों आदि जनसंचार के माध्यमों का दुनिया के सभी क्षेत्रों में, एक देश से दूसरे देश में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निःशुल्क और संतुलित प्रसारण होना चाहिए। परंतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय संगठन ही सूचनाओं को एकत्र करने और प्रसारित करने के काम को नियंत्रित करें, या दुनिया के कुछ शक्तिशाली रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क सूचनाओं के प्रसार और चुनाव पर नियंत्रण करें, तो सूचनाओं के प्रसार का काम न तो संतुलित होगा और न ही समान होगा। इसका परिणाम यह होगा कि सूचना के प्रसार साधनों का नियंत्रण जिन फर्मों या देशों के हाथ में होगा, अप्रत्यक्ष रूप से वे उनके हितों की ही बात सोचेंगे। 26.5.1 पुरानी संचार व्यवस्था। तो आइए पहले हम मौजूदा स्थिति का जायजा लें। दुनिया के समाचारों का 80% भाग राइटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और एजेंसी फ्रांस प्रेस जैसी प्रमुख समाचार एजेंसियों के माध्यम से दुनिया के सामने आता है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की ये एजेंसियां विकासशील देशों से संबंधित समाचारों का प्रसारण 20% से भी कम करती हैं। वहाँ दुनिया के 2/3 लोग रहते हैं। ये एजेंसियां इन समाचारों को अमेरिकी, ब्रिटिश या फ्रेंच नज़रिए से वितरित करती हैं। दूसरे सूचना माध्यमों में घोर असंतुलन व्याप्त है। ऐसे ही कुछ विकसित और बहुत से विकासशील देशों में रेडियो फ्रीक्वेंसी के वितरण में भी बहुत अधिक भेदभाव दिखाई देता है। रेडियो स्पेक्ट्रम का 90% भाग विकसित देशों के नियंत्रण में है। जिन देशों ने रेडियो का उपयोग बहुत देर से शुरू किया और जब वे रेडियो का प्रयोग करने की स्थिति में आए, तो इस क्षेत्र में जो पहले प्रवेश कर चुके थे, उनका लगभग पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम पर कब्जा हो चुका था। टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में पश्चिमी देशों का आधिपत्य एक दूसरे सी रूप में सामने आया। बहुत से विकासशील देशों में टेलीविजन के लिए अपने कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों के ही अधिकांश कार्यक्रम प्रसारित करने पड़ते थे, जो उनके देश की सांस्कृतिक जरूरतों से मेल नहीं खाते थे। पुस्तकों के प्रसारण के क्षेत्र में भी लगभग यही स्थिति थी। यहाँ तक कि जिन देशों के पास पर्याप्त सामग्री और बौद्धिक क्षमता है, वहाँ भी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का ही प्रयोग होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनमें इन पुस्तकों को पढ़कर एक विशेष प्रकार की समझ बनेगी, जो उनके देश की वास्तविक स्थिति से काफ़ी भिन्न होगा। 26.5.2 नई संचार व्यवस्था की संकल्पना का विकास कैसे हुआ। संचार माध्यमों पर पश्चिमी देशों के प्रभुत्व की अनुभूति और पाश्चात्य माध्यमों द्वारा अविकसित देशों को जिस ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, उसके कारण, इसकी बढ़ती हुई संवेदनशीलता के कारण विश्व में नई सूचना और संचार व्यवस्था स्थापित करने की मांग उठी।
नई व्यवस्था स्थापित करने की मांग ने 1970 के दशक में जोर पकड़ा। हालांकि इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब तृतीय विश्ववाद की बात उठी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पुराने औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ, तभी से वास्तव में तृतीय विश्व के लोगों में नई जागृति पैदा हुई। सन 1956 में वांडुंग सम्मेलन ऐसा पहला मंच था जहां सम्मेलन में भाग लेने वाले अनेक देशों ने पाश्चात्य शक्ति गुटों की सूचना और संस्कृति के क्षेत्रों में साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना की। इस सम्मेलन में यह आशंका व्यक्त की गई कि पाश्चात्य संचार माध्यम काफी सशक्त और व्यापक रूप में है, किंतु विकासशील देशों के प्रति उदासीन है। इस संचार माध्यम का रवैया हाल ही में आजाद हुए देशों या उपनिवेशवादी शासन से आजादी के लिए संघर्षरत देशों के हितों और आवश्यकताओं के प्रति बहुत अधिक पक्षपातपूर्ण है। इस बात को तीव्रता से महसूस किया गया कि पाश्चात्य माध्यमों का दृष्टिकोण इन विकासशील देशों के प्रति नकारात्मक और सहानुभूति रहित है। इन विकासशील देशों में पाश्चात्य माध्यमों के विरुद्ध आक्रोश की भावना थी, क्योंकि इन माध्यमों का नियंत्रण निजी हाथों में था और भविष्य में भी इनके हाथों में रहने की संभावना थी। इनका उपयोग संचार माध्यमों पर नियंत्रण रखने वाले संगठनों के व्यावसायिक हितों को बढ़ाने और विश्व भर में बड़ी शक्तियों के राजनीतिक और आर्थिक हितों के समर्थन के लिए किया जाता था। पहली बार सन 1973 में अल्जीयर्स में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सीधी और तीव्र संचार व्यवस्था को कायम करने में इसके पुनर्गठन के लिए सहयोग का आह्वान किया गया। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय माध्यमों के द्वारा परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रसार का सुझाव दिया गया। लेकिन आने वाले वर्षों में गुटनिरपेक्ष देशों ने इस पक्ष को और अधिक जोरदार शब्दों में अभिव्यक्त किया। इसमें आपसी सहयोग की सुनिश्चित संकल्पना का विकास हुआ और गुटनिरपेक्ष देशों ने आपस में समाचारों के आदान प्रदान के लिए एक संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। सन 1976 में गुटनिरपेक्ष देशों की सूचना मंत्रियों और समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधियों का सबसे पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सम्मेलन ने उस समय विद्यमान असंतुलन को ठीक करने और सूचनाओं, जनसंचार माध्यमों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक सूचनाओं के सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली सहयोग को कार्यरूप देने का दृढ़ निश्चय अभिव्यक्त किया। इसके अलावा पहली बार एक ओर राजनीतिक तथा आर्थिक निर्भरता पर जुड़ाव और दूसरी ओर सूचनाओं के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के सम्मिलित प्रयास में नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई। इसके बाद कोलंबो शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली सम्मेलन की सिफारिशों को संपुष्ट किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व की नई सूचना और संचार व्यवस्था के प्रतिपादन को इस पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता है। सन 1976 में नैरोबी में आयोजित यूनेस्को के साधारण सम्मेलन के 19वें अधिवेशन में यूनेस्को के महानिदेशक से कहा गया कि वे प्रौद्योगिकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में उनकी जटिलता और विशालता को ध्यान में रखते हुए नए घटना चक्र की पृष्ठभूमि में आज के समाज में विद्यमान संचार की समस्याओं की समीक्षा करें। सन 1977 में श्री अहमद मेहतार एम बहु महानिदेशक के CN मैकब्राइड की अध्यक्षता में संचार संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया। मैकब्राइड रिपोर्ट के नाम से विख्यात यह रिपोर्ट 1980 में यूनेस्को के महानिदेशक को भेजी गई। इसकी अंतरिम रिपोर्ट 1978 में यूनेस्को के 20वें अधिवेशन की सामान्य कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की गई। हालांकि इस अंतरिम रिपोर्ट में ही कुछ विवाद भी उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उस समय जिस विषय पर ध्यान केंद्रित रहा वह था 1978 की जनसंचार माध्यम घोषणा। यह घोषणा शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने में समाचार माध्यमों के योगदान तथा जातिवाद, अलगाववाद और युद्ध को प्रोत्साहित करने आदि के प्रवृत्तियों के विरुद्ध मानव अधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित आधारभूत सिद्धांत के बारे में थी।
इस घोषणा के अनुच्छेद 6 में कहा गया था कि ऐसी सूचनाओं के प्रसार में जो विकासशील देशों में न्याय संगत और अस्थायी शांति तथा आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करने में सहायक होगी, यह आवश्यक है कि विकसित देशों और दूसरे देशों के बीच परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान में विद्यमान असमानताओं को हटाया जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनके जनसंचार माध्यमों में ऐसी परिस्थितियां और संसाधन हों कि वे उन्हें मजबूती और विस्तार प्रदान करने में सक्षम हों। कुछ पश्चिमी देशों ने अन्य संकल्प के बारे में गंभीर आशंका व्यक्त की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था में यूनेस्को के सीधे हस्तक्षेप की सिफारिश की गई थी। लेकिन 1980 में बेलग्रेड में आयोजित यूनेस्को के सम्मेलन में मैकब्राइड कमीशन की अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। नए विश्व की सूचना और संचार व्यवस्था के बारे में लंबी बहस के बाद स्वीकार किए गए संकल्प में बहुत से मुद्दे थे जो नीचे दिए गए हैं। सूचना के वितरण में असंतुलन को समाप्त करना, एकाधिकार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना, सूचना के उन्मुक्त और व्यापक प्रसार के रास्ते में आने वाली आंतरिक और बाहरी बाधाओं को हटाना, पत्रकारों की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को कायम करना, विकासशील देशों की अपने आधारभूत ढांचे को सुधारने की क्षमता को बेहतर बनाना। 26.5.3 विश्व की नई सूचना और संचार व्यवस्था से जुड़े हुए विवादास्पद मुद्दे। नए विश्व की सूचना और संचार व्यवस्था की जो परिभाषाएं ऊपर दी गई हैं, उस पर कुछ पाश्चात्य देशों द्वारा आपत्ति उठाई गई। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने इसका मतलब यह लगाया कि यह संकल्प पत्रकारों की गतिविधियों को सीमित करता है, यह सूचनाओं के प्रसार के रास्ते में रुकावट डालता है और सूचनाओं पर सरकारी नियंत्रण को विधि सम्मत मानता है। कट्टरपंथियों के अनुसार यह उनके स्वतंत्र रूप में सूचनाएं प्राप्त करने के मूल अधिकार में हस्तक्षेप है। स्पष्ट रूप में संकल्प की यह व्याख्या सही नहीं है। तृतीय विश्व का समाजवादी देशों का यह मत है कि नए विश्व की सूचना और संचार व्यवस्था केवल पाश्चात्य माध्यमों के एकाधिकार को और उनके अतिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिकोण को चुनौती देती है। उदाहरण के तौर पर शांति या युद्ध के संदर्भ में पूर्वाग्रहों यानी कभी कभी जातिवादी पूर्वाग्रहों और प्रचार के बारे में तथा इसके साथ विकासशील देशों की बाढ़, अकाल आदि विपत्तियों और उनकी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को उन देशों के लोगों की उपलब्धियों और संवेदनशीलता को अनदेखा करते हुए उक्त घटनाओं को नकारात्मकता और पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रचार करता है। इस विषय में श्रीमती इंदिरा गांधी की नामीबिया सम्मेलन 1983 के भाषण के कुछ अंश यहाँ उद्धृत किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पाश्चात्य संचार माध्यमों और हमारे यहाँ के माध्यमों में भी विकासशील देशों से संबंधित समाचारों में कुछ दुर्घटना, विपदा या दंगे आदि को छोड़कर शायद ही कभी कोई खबर छपती हो। इन विकासशील देशों में विकास का जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, जैसे हमारे गांवों, शहरों या विकासशील देशों की महिलाओं की स्थिति में जो बदलाव आ रहा है, उसका कोई उल्लेख नहीं होता है। 26.5.4 हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में विश्व की नई सूचना और संचार व्यवस्था की संबद्धता। यदि नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्व में सूचनाओं के प्रसारण में असंतुलन को मिटाना है, तो हमें अपने देश में भी स्थिति की जांच करने और सुधारने की आवश्यकता है। भारत में कुछ विशिष्ट स्थिति है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लगभग अन्य विकासशील देशों में भी स्थिति वैसी ही है। हमारे देश की लगभग 75% आबादी गाँव में रहती है, जहां साक्षरता दर हमारे देश की औसत 38% की तुलना में बहुत कम है। लेकिन देश के ज़्यादातर संचार साधन शहरी इलाकों में केंद्रित हैं। इस समय देश में लगभग 5 करोड़ रेडियो सेट हैं, लेकिन इनका 3/4 भाग शहरों में है। जहां तक टेलीविज़न सेटों का संबंध है, उसके वितरण में भी काफ़ी असंतुलन है। इसके अलावा रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का बहुत अधिक प्रतिशत शहरी आबादी और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं।
यही बात समाचार पत्रों की बिक्री और सिनेमा घरों की सुलभता पर भी लागू है। इन संतुलनों को पूरा करने के लिए और संचार माध्यमों को समान रूप से सारे देश की आबादी को सुलभ बनाने के लिए नई संचार नीति बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के अंतर्गत इन माध्यमों को समाज के सभी वर्गों, विशेषतः पिछड़े वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। उनके लिए उपयोगी सूचनाओं को उन्हें शिक्षाप्रद और मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रमों में सभी तरह के पूर्वाग्रहों को हटाने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि वे विविध प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियाकलापों को संगठित करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। इसके विपरीत उन्हें यह आशा करनी चाहिए कि हर बात में सरकार पहल करेगी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित कार्यक्रमों को लगातार पेश किया जाना चाहिए। इनका प्रस्तुतिकरण भद्दे ढंग से और सीधे न करके विभिन्न लेखकों और कलाकारों की मदद से अच्छी तरह से किया जाए। इस प्रकार हमारी अपनी संचार व्यवस्था देश के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। 26.6 सारांश। इस इकाई में हमने जनसंचार की परिभाषा दी है और जनसंचार की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया है। प्रौद्योगिकी ने संचार पद्धति में क्या भूमिका अदा की है, इसका वर्णन किया है और इस बात पर बल दिया है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ केवल शहरी लोगों के थोड़े से भाग तक सीमित नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इससे अमीर और गरीब तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर और बढ़ता जाएगा। इस प्रौद्योगिकी से हमारे पारंपरिक संचार के तरीकों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच संतुलित और समान सूचनाओं के प्रसार की आवश्यकता के बारे में विचार किया गया है। इससे नए विश्व की सूचना और संचार व्यवस्था की जोरदार मांग हुई है और इसके द्वारा यह संभव हुआ है कि कैसे नए विश्व की सूचना और संचार व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी समझ बढ़ाने में मदद कर सकती है। और अंत में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्नों को देखें तो यहाँ पहला प्रश्न है, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी किस तरह व्यक्ति और समाज की जीवन पद्धति को प्रभावित करती है। दूसरा प्रश्न है कि आपके मत में हमारे देश में इस समय संचार व्यवस्था में कौन कौन से अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। तीसरा प्रश्न है, संतुलित और न्याय संगत सूचनाओं का प्रसार क्यों महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों को पुरानी सूचना व्यवस्था क्यों स्वीकार्य नहीं थी। और इसके साथ ही कुछ प्रश्न ये हो सकते हैं कि ऐसे 2 कारण बताइए जिसकी वजह से नए विश्व की सूचना और संचार व्यवस्था की मांग हुई। जन सामान्य का मनोरंजन करने के अलावा हमारे पारंपरिक संचार माध्यमों की क्या उपयोगिता है। कौन कौन सी भावी तकनीकें भारत के संदर्भ में सबसे अधिक उपयोगी होंगी और क्यों होंगी, बताइए। ऐसी 2 पद्धतियों या सेवाओं के नाम बताइए जिनका उपयोग इनसेट 1B के अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद किया जाने लगा, जिनका उपयोग इनसेट के बिना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार की जो सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपने आंसर शीट में तैयार करें, लेक्चर की मदद लें और इस प्रकार आप कुछ और प्रश्न भी अपने आंसर शीट में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इस पाठ में दिए गए किन्हीं 2 संचार माध्यमों को चुनिए, उनके लाभों और सीमाओं के बारे में बताइए। एक प्रश्न यह हो सकता है कि हमारे देश में प्रभावशाली जनसंचार के माध्यमों को चुनते समय किन 2 महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो आप बना रहे हैं वो पीछे जो 5 साल या 10 साल से आए हुए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, लगभग उन्हीं के समान हैं। लेकिन फिर भी प्रश्नों की अधिकता के लिए आप उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि आपके तैयार किए गए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये चैप्टर होता है समाप्त और अब अगले खंड और अगली इकाई के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।